नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। देखिए क्लास, इस प्रश्न में आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। और कथन किससे रिलेटेड आपको दिए गए हैं? उत्तरी भारत के मैदान से, ठीक है, प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया से। तो उत्तरी भारत का मैदान पूर्णता जो है वो समतल है और उच्च ढाल वाला है। दूसरा आपको दिया गया है उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। तीसरा आपको दिया गया है विशाल मात्रा में अवसाद के प्रभाव के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए क्लास, उत्तरी भारत का मैदान पूर्णता जो दिया गया है वो समतल और उच्च ढाल वाला है, ये आपका गलत है। पूर्णता समतल और उच्च ढाल वाला नहीं है। उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। उत्तरी मैदान में विविधता तो पाई जाती है, डायवर्सिटी तो है, लेकिन सघन विविधता नहीं। विशाल मात्रा में अवसाद के प्रभाव के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़े से हम और व्याख्या कर लेते हैं। जैसे जब हम उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं क्लास, तो आपको पता होना चाहिए यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। और इस मैदान को हम राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है, यहाँ पे आपका गंगा प्लेन हो गया, ये सब इस मैदान की पार्ट है, उत्तरी भाग के पार्ट है। ये चीज आपको पता है। यह एक समतल मैदान है, लेकिन पूर्णता समतल आप नहीं कहेंगे, तथा इसमें उच्चवाच में बहुत कम अंतर है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया था कि यहाँ पर उच्च ढाल वाला है, तो बहुत उच्च ढाल वाला नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर यह मैदान पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान में बहुत अधिक विविधता नहीं पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया, और ये तो आपको पता है। विशाल अवसाद के प्रभाव के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के कारण बाढ़ लेके आती है, और हम इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, कोसी नदी को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्लास, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब हम नदन प्लेन पढ़ते हैं, जब हम उत्तरी भाग के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हम दोआब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम दोआब के बारे में बात करते हैं तो हम पंजाब प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपके कौन कौन से दोआब बनते हैं उसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बिस्त जालंधर दोआब की बात की गई है, ठीक है, बिस्त जालंधर दोआब की बात। फिर उसके बाद बारी दो दोआब के बारे में बताया गया है, फिर रचना दोआब के बारे में, फिर जाज दोआब के बारे में, सिंध सागर दोआब के बारे में। तो आपको पता है, इधर से अगर हम चले तो सबसे पहले आपको इधर इंडस रिवर दिखती है, फिर ये आपको चेनाब रिवर दिख रही है, झेलम नदी दिख रही है, ठीक है।
दिख रही है, ये चेनाब इधर गई, देखिए ये झेलम है आपकी, इधर रवि नदी हो गई और इधर आपको दिख गई ब्यास। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं सिंध सागर ब्याज की, तो ये किन किन नदियों के बीच में है? सिंध सागर ब्याज झेलम और चेनाब के बीच में। तो कौन सा हो गया ये आपका, ये वाला रीजन, सिंध सागर, ये यहाँ पे आपका सिंध रिवर हो गया। ठीक है, और इधर आपका झेलम नदी हो गई, तो ये आपका हो गया सिंध सागर दोआब। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जिसको कि हम जाज दोआब कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी चेनाब नदी हो गई। ठीक है, चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में ये कौन सा हिस्सा है? ये आपका चेनाब नदी का हिस्सा है, ये झेलम नदी का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया CH, यहाँ से CH ले लिया और यहाँ पे झेलम का जांच ले लिया। ठीक है, तो चेनाब और झेलम के बीच में आपका जाज दोआब हो गया। फिर इधर देखिए यहाँ पे रचना दोआब है ये वाला, तो रचना में आपका कौन कौन सी नदी हो जाएगी? रवि और, बताइए, रवि और चेनाब। ठीक है, परीक्षा में पूछ लेता है, तो ये आपका हो गया रचना दोआब। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है? बारी दोआब। बारी दोआब किस किस के बीच में है? तो बताइए, यहाँ पे रवि हो गया और ब्यास हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और फिर जब हम बात करेंगे बिस्ट जालंधर दोआब की, तो ये ब्यास और सतलज के मध्य में है, ये आपकी सतलज नदी है। तो क्लास इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बस आप ऐसे पढ़िएगा। सबसे पहले आपको पता है इधर इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस के बाद आप ड्रॉ करिए, इधर आपको झेलम दिखेगी, झेलम, फिर चेनाब दिखती है। ठीक है, फिर रवि देखिएगा, ड्रॉ करिएगा इसको, फिर रवि के बाद आप ड्रॉ करेंगे ब्यास, और मेरा थोड़ा सा इधर चला गया एरो, इसको इधर जाना चाहिए, क्योंकि मैं डिलीट मार देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो गया है ना, हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, बताइए, ब्यास हो गया, और फिर उसके बाद इधर सतलज हो गया। तो ड्रॉ कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। इसको पूरा क्लीन कर दूं क्या? आप लोग चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आइए, तो देखिए आज हम टेस्ट में ज्योग्राफी से ही स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्न अब आपका ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर अब वेस्टर्न घाट की बात की गई है, वहां पर हमने नदन प्लेन की बात की थी, अब यहाँ वेस्टर्न घाट की बात की कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्लास आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो वेस्टर्न घाट है क्या वो 5 राज्यों में ही फैली है। दूसरा दिया गया है पश्चिमी घाट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, हम किसी भी रीजन की बात करें भारत में तो हर रीजन, कोई भी रीजन, अभी हम नदन प्लेन की ही बात करते हैं, अगर वहां पर लिखा रहता नदन प्लेन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें सदर्न प्लेन की कोई भी बात होती तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट की बात हो रही है तो आपको पता है ये एक बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सघन जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या ये केवल 5 राज्यों में विस्तृत है? तो बताइए कितने राज्यों में विस्तृत है? तो नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पर पेनिसुलर रीजन में तो आपको केरला मिलता है, चलो लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ये भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऊपर इधर की तरफ आएंगे तो इधर क्या क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो ये 2, 2, 4, 5 और एक बचा गोवा। गोवा को मत भूलिएगा। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपका जो ये लिखा है या केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, नहीं, ये 6 राज्यों में विस्तृत है। तो निम्न में से कौन सा आपका सही है आपको बताना है, तो केवल 2 सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हो गई।
तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार की किसी ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला क्रेता होता है उसे क्रेताधिकार कहते हैं। दूसरा है, ऐसी स्थिति में क्रेता को हानि होती है। आपको बताना है सही उत्तर क्या है यहाँ पर। अब मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी इट इज कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रेताधिकार की बात की गई है। फिर उसके बाद इन सच अ सिचुएशन द बायर इज एट डिसएडवांटेज। अब खरीदने वाला खाली एक है, बायर जो है वो खाली एक है, तो उसको हम क्रेताधिकार कहते हैं। एकदम सही है, इसमें क्या दिक्कत है। दो टर्म्स होते हैं यहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल सही है। पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ऐसी स्थिति में क्रेता को हानि होती है। क्यों भाई, क्यों हानि होगी क्रेता को? ठीक है, क्रेता के पास तो कई ऑप्शंस होंगे, तो क्रेता को क्यों हानि होगी? आपको पता है कि सप्लायर बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे सप्लायर हैं, लेकिन बायर खाली आप है। तो आप तो खुश हो जाओ ना भाई, हम हैं बायर, तो जो मेरा मन करेगा हम उतना पैसे लगाएंगे। ठीक है, अब बायर खाली आप हो तो हानि नहीं होगी, फायदा होगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बोला गया है? तो बी आपका सही नहीं है। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रही थी उसको देखिए। दो टर्म्स होते हैं आपके, एक मोनोपोली, ठीक है, और दूसरा आपका होता है मोनोपोली। याद रखिएगा, जब भी हम मोनोपोली की बात करते हैं, यहां पर ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विक्रेता मतलब जो सेलर है वो खाली एक है, खाली एक सेलर है। आपको मार्केट में मोबाइल फोन खरीदना है और आपको पता चला मार्केट में खाली मोबाइल फोन का प्रोडक्शन एक ही कंपनी कर रही है, तो इसकी मोनोपोली है। ठीक है, अब एक ही कंपनी अगर मोबाइल फोन को बना रही है और उसकी मोनोपोली है, उसका एकाधिकार है, तो वो जैसे मन करे उतना पैसे लेगी आपसे, अपने कंज्यूमर से। हाँ, तो इसीलिए मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। ईस्ट इंडियन कंपनी जब भारत में आई थी, चलो थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको पता है, क्या पता है कि 1813 तक तो यहाँ पर इनके पास मोनोपोली थी, इनका एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का। तो जो मन करता था उस रेट पे चीजों को बेचते थे, करते थे अपना। ठीक है, इसी तरीके से बाद में आपको पता है कि 1833 तक क्या किया गया, ईस्ट इंडियन कंपनी को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। ठीक है, आपको पता है 1813 से ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन चाय में, टी में और चाइना के साथ इनकी ट्रेडिंग में अभी भी मोनोपोली थी। लेकिन 1833 आते आते ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली चाय के उसमें और चाइना के साथ थी, इसको भी खत्म कर दिया गया। पूरी तरीके से इनका एकाधिकार खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये कमजोर हुई। तो मार्केट में अगर किसी भी कोई एक ही कंपनी होगी, प्रोडक्शन करेगी, उसकी मोनोपोली होगी, उसका एकाधिकार होगा, तो वो मन चाहे ढंग से अपने कंज्यूमर से, बायर से पैसे लेगा। तो इसीलिए मार्केट में कंपटीशन होना जरूरी है। अब जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रेताधिकार, यहाँ पर जो बायर है वो खाली एक है, तो खाली बायर एक ही होगा, तो उसको पता है भाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है, खरीदने वाला खाली मैं हूं, तो जो मन करेगा वैसा रेट मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका प्रतिपादन किसने किया था मोनोपोली का? तो इसका प्रतिपादन जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था, और इसमें क्रेता का, ऐसी स्थिति में क्रेता का लाभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी गर्म स्रोत से उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, जिसे विकिरण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। दूसरा है, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें बोला गया है कौन सा आपका सही है। ठीक है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर किसी गर्म स्रोत से उष्मा या ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, इसे हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका रेडिएशन का ही फॉर्म है, तो ये सही है। ठीक है, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। अब आप देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। अब सूर्य है, सूर्य से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी आ रही है पृथ्वी पर। तो यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता तो है नहीं, किसी माध्यम के सोर्स से आ रही नहीं, वो पृथ्वी पर आ रही है, और सोर्स आपका यहाँ पे सूर्य हो गया और पृथ्वी पर आ रही है, रिसीव हो रही है।
तो ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे किसी के भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। आपको पता है कितना मीटर है लंबाई। द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान का मूल मात्रक पूछा गया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। बताओ सही है, हाँ सही है। समय सेकंड में, ठीक है, आवर्स में, सही है। विद्युत धारा का मूल मात्रक केल्विन है, नहीं, केल्विन किसका है, केल्विन तो हीट का है ना। यहाँ पर एम्पियर होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, एम्पियर होगा। तो कौन सा आपका गलत हो गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन थे। बताइए कौन थे रेडियो एंड वायरलेस टेलीग्राफी के आविष्कारक। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। आसान प्रश्न है। गैलीलियो, जी मार्कोनी, एनरिको फर्मी या न्यूटन। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मार्कोनी। ये पूछा गया प्रश्न है कई परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं। मतलब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है। देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं तो दो तरीके से, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक सदिश राशियां होती है और एक आपकी आदिश राशियां होती है। इसको हम क्या कहते हैं, आदिश कहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन, दिशा मैटर करती है। ठीक है, मात्रा के साथ साथ दिशा भी मैटर करती है। स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन कौन से आपके सदिश राशियां हैं। तो बताइए कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। एक बार सबसे पहले घनत्व दिया गया है, फिर उसके बाद चाल दी गई है जिसको कि स्पीड बोला गया है, फिर उसके बाद आपको दिया गया संवेग, मोमेंटम और एक्सेलरेशन। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें से कौन कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है बोला गया, जहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। तो उत्तर क्या होगा आपका। डेंसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है क्या, नहीं। ठीक है, चाल की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, नहीं करता है। लेकिन यहीं पर अगर आपको स्पीड की जगह वेलोसिटी दे दिया गया होता तो याद रखिएगा, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। संवेग की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं। संवेग में, संवेग में डायरेक्शन मैटर करता है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन मैटर करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो जो सी है वो आपका सही उत्तर है। क्लास, इस तरीके से परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें। ये साइंस के प्रश्न है आपके। आप में से कई स्टूडेंट ने कहा था कि मैम साइंस के क्वेश्चंस को लेके आइए, तो अब हम लोग साइंस के और इकोनॉमी के दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए। पटना पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर है, पटना पक्षी विहार बताइए। बलिया में, हरदोई में, एटा में या फिर कन्नौज में। तो पटना पक्षी विहार एटा में है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड 3 जगह दिया गया है। सुरहाताल, सुर की बात करते हैं तो सुरहाताल कहाँ पर है बताइए। सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको कि हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, ये आपका है बलिया में। ठीक है, फिर उसके बाद लाख बहोसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, लाख बहोसी। तो यहाँ पर पहले हम मैच भी कर लेते हैं। बी का आपका फर्स्ट हो गया, 2 जगह आपको फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, अब बताइए लाख बहोसी कहां पर है।
कहां पर है लाख बहोसी? कन्नौज में है, ठीक है। और सांडी पक्षी विहार कहां पर है? हरदोई में है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, काफी समय दे दिया गया आपको। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। यहाँ पर आपको एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है। एल्यूमिनियम की बात की गई है। एल्यूमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूसरा कारण दिया गया, बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है, बताइए। तो यहां पर आपको पता है, जब भी हम बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ये सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है कि एल्यूमिनियम कारखाने जो होते हैं वो मुख्यतः आपके उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं जहां पर कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में मिले। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही सही है, तो एजर्शन रीजन दोनों सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, भारत में प्राप्त कुल कोयले का 95% भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में केवल एंथ्रासाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोला गया है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 98%, 95% नहीं, 98% जो कोयला है वो हमें गोंडवाना रेंज से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र से केवल एंथ्रासाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। यहाँ पर हम देखेंगे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं हमको यहाँ से। तो ओनली जो है केवल ना, ये आपका ओनली की वजह से गलत है। अच्छा, परीक्षा में जब भी ओनली दिया करे ना, तो एक बार थोड़ा सा विचार कर लिया करिए कि सही है कि गलत, ठीक है। बिटुमिनस कोयले भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, इस वजह से ये आपका गलत है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही नहीं है बोला गया है, तो आप बताएंगे दोनों ही नहीं सही। तो यहाँ पर ना एक और दो, दोनों ही नहीं सही है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सी कर लीजिए क्लास। देखिए, भारत में प्राप्त कुल कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। अगर हम गोंडवाना क्षेत्र देखें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। हम लोगों ने कई बार ये भी पढ़ा है, गोंडवाना रेंज से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है, ठीक है, जैसे। और जब हम धारवाड़ रीजन की बात करते हैं तो धारवाड़ रीजन से हमको मिनरल्स मिलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, ठीक है, जन घनत्व की बात। तो बताइए ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश होगा, तो अरुणाचल प्रदेश तो तीनों जगह दिया गया है, डी को हटा। उसके बाद मिजोरम होगा, मिजोरम 2 जगह दिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद नागालैंड दिया गया, सिक्किम दिया गया है। तो पहले सिक्किम है, फिर नागालैंड। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या जन घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो बता दीजिए कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? बताइए, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मुंबई में है, ठीक है, ये याद रखेगा। मुंबई बस ऐसे याद रखिएगा, ग्रेटर मुंबई, अर्बन एग्लोमरेशन, इसको नहीं, दिल्ली, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद कोलकाता जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न।
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी बताइए। आपके परीक्षा में यही प्रश्न पूछा था, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था। 1872, 1881, 1891, 1894। यहां पर दो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1872 और एक 1891। अभी क्यों है मैं आपको बताती हूँ। 1872 की बात करेंगे क्लास, तो यहां पर किसका कार्यकाल था, लॉर्ड मयो का, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1891 नहीं, 1881 की बात कर रहे हैं। यहां पर किसका कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का। तो यहां पर जो मैं बताने जा रही हूं उसको याद रखिए। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, वो लॉर्ड मयो के समय 1872 में हुई थी, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ये है, ए आपका सही उत्तर है। लेकिन नियमित याद रखिएगा, नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत अगर हम बोलेंगे, नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत तो वो कब से स्टार्ट हुई है, वो लॉर्ड रिपन के समय से हुई है, ठीक है। कि हर 10 साल 10 वर्ष के बाद जनगणना होती जा रही है, हर 10 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, 1881 से। लेकिन पहली बार जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मयो के समय 1872 में। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं 14 प्रश्न, जैव विकास का समर्थन करने वाले प्रमाण। तो बताइए यहां पर आकारिकी प्रमाण, गुण विज्ञान, जीवाश्मिकी, अणु विज्ञान। तो यहां पर सब आपके जैव विकास में समर्थन करते हैं, ठीक है। आकारिकी प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो गुण विज्ञान, जीवाश्मिकी, अणु विज्ञान, ये सब। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर है। इवोल्यूशन की बात की जा रही है, ठीक है, परिवर्तन की बात की जा रही है, जैव विकास की बात की जा रही है यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑक्सीजन। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है, थोड़ा समय लीजिएगा क्लास यहां पर। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे, उनके में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो किसके प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंटेशन होती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन होता है कि नहीं बताओ। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन मार्क किया है। अगर डी मार्क किया है तो आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की नहीं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमें पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, ना कि हमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हम कह सकते हैं जल, ये सब प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस के लिए एक आवश्यक घटक है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सब, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी गलत हो गया और आपका सही उत्तर क्या हो गया, 1 और 2, ए आपका सही उत्तर। समझ में आ गया ना क्लास, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगला देखते हैं हम, किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अरे ये तो सबसे आसान आज के टेस्ट का प्रश्न, बताइए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। ए, डी, ई, के। यहाँ पर आपको कुछ एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको विटामिन दिए गए हैं, ए, डी, ई, के, ये सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये चीज समझ में आ रहा होगा ना, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, जिसको कि हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रेटिनॉल भी कहते हैं ना, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न,
परीक्षा में आपको क्या दे देता है, नाइट ब्लाइंडनेस की जगह कलर ब्लाइंडनेस दे देता है। तो अब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं अरे ये भी तो कलर ब्लाइंडनेस है। उनको याद ही नहीं आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस दूसरी चीज है, कलर ब्लाइंडनेस दूसरी चीज है। कलर ब्लाइंडनेस में कुछ स्पेसिफिक कलर इंसान नहीं देख पाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात में वो अंधा हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, रेटिनॉल की कमी से होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये एक वांशिक डिजीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। कलर ब्लाइंडनेस किसी विटामिन की कमी से नहीं होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस को नाइट ब्लाइंडनेस से इंटरचेंज कर देता है, मैंने आपको बता दी। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, यह एक नव पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़ की बात करें तो ये एक नियोलिथिक साइट है, ये एक नव पाषाण युग है, बताइए सही है ना? नव पाषाण युग में खेती स्टार्ट हो गई थी ना, ठीक है। यहाँ पे एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18 प्रश्न, लोथल के संदर्भ में। देखिए लोथल के संबंध में बात की गई है, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो बताइए यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अरे ये तो पहले ही दे दिया, पहले ही इसमें, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, मैंने उत्तर ही बता दिया आपको। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो क्लास, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से गोदीवाड़ा जिसको कि हम डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है, का भी साक्ष्य मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछती हूँ, एकदम सिंपल प्रश्न। जो लोथल है वो किस स्टेट में है बताइए, कहां पर स्थित है प्रेजेंट में, और किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर कौन सी रिवर है, ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत आसान प्रश्न है ये, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मैंने देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूंगी। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि मैम होमवर्क दीजिए, तो अच्छा आज एक होमवर्क करिए, ठीक है। देखिए होमवर्क क्या है आपका, 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। क्यों 2 मिनट का टाइम लगेगा? क्योंकि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न पहले भी सॉल्व किए, अब भी कर रहे हैं। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो आपके इम्पोर्टेंट जगह है उनके नाम आप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए वो किन नदी के किनारे हैं। तीसरी चीज आप देखेंगे कि उनको खोजा किसने है, ये भी, ठीक है, उनको खोजा किसने है, और वहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वस्तु प्राप्त है। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगी तो लूसेंट बुक में स्टार्टिंग में ही लूसेंट में एक पूरा वो बना हुआ है, टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो आप वहां से रिवाइज कर लीजिए। खट से रिवाइज कर लेंगे तो ये होमवर्क ले लीजिए, टेस्ट के बाद तुरंत जाइए उस बुक को खोलिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। ये आपका होमवर्क है, जिनको होमवर्क चाहिए था आज का होमवर्क ये है। अब बताइएगा नेक्स्ट क्लास में करके आए कि नहीं। सॉरी क्लास 19 प्रश्न को देखते हैं। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। तो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी कि नहीं, बताइए। इसका वर्णन सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में किया गया है कि नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? हिरण्यायनी नाम से, ये भी याद रखिएगा, हिरण्यायनी नाम से जाना जाता था। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व था इसका, इस वजह से इसको हिरण्यायनी नाम भी दिया गया था। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 20वां प्रश्न। ऋग्वैदिक कालीन नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके वर्तमान नाम दिए गए हैं, ये भी आपको बुक में एक फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, बहुत आसान सा है। तो चलिए बताइए, वितस्ता,
अस्किनी, परुष्णी या फिर शतुद्री? क्या क्या नाम है इनका बताइए, बताइए क्लास। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? वितस्ता की हम बात करेंगे तो वितस्ता को हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, झेलम को हम वितस्ता के नाम से जानते हैं, बताइए। सही है, ठीक है। अस्किनी की हम बात करेंगे तो अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? चेनाब से। तो बी का थर्ड हो गया, ए का फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, यहाँ 2 जगह दिया गया है। चलो वेरी गुड। फिर उसके बाद परुष्णी की बात करेंगे तो रावी नदी हो गई, सी का सेकेंड हो गया। शतुद्री की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ सतलज हो गया, ठीक है। डी का फोर्थ हो गया, डी का फोर्थ, सी का सेकेंड, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लास, ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं और उनके नाम दिए गए, जैसे गोमती को गोमल, कुंभा को काबुल, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। फिर उसके बाद पूर्वी किनारे पे सिंधु की सहायक नदियां देखेंगे, यहाँ पे क्रमु की बोलेंगे तो कुरुम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग पूर्वी किनारे पे देखेंगे तो झेलम, वितस्ता, अस्किनी, चेनाब, ठीक है, पारुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, व्यास, बासा। तो ये भी देख लीजिएगा, परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। निम्नलिखित युग्मों में सही को सुमेलित करिए। तो बताइए चलिए, 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन लॉर्ड मेयो ने किया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया। तो कौन सा आपका सही है? तो प्रथम दिल्ली दरबार का गठन किसने किया है? लॉर्ड लिटन ने किया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 1857 का सिपाही विद्रोह लॉर्ड हार्डिंग नहीं, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वें प्रश्न को देखिए, वेनाकुलर प्रेस एक्ट की बात की गई है। इसका उद्देश्य केवल बंगाल भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण करना था, ठीक है। दूसरा है, इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना माध्यम बंगाल से बदलकर अंग्रेजी कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। अगर आप चाहें तो समय लेकर वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर बताऊंगी। देखिए क्लास, वेनाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो केवल यहाँ पर जो लिखा है बंगाली भाषा की बात की गई, ये गलत है, ठीक है। अगर हम देखेंगे 1878 में वेनाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय भाषाओं के, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है, तो यहाँ पर बंगाली भाषा नहीं, भारतीय भाषाओं में वेनाकुलर प्रेस एक्ट का ये मेन पर्पस था, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है कि इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना जो माध्यम था पब्लिकेशन का, उसको बंगाली से कर क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया, बांग्ला से कर अंग्रेजी कर दिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, वो जब वेनाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उस समय वाइसरॉय कौन था बताइए? लिटन था, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लिटन के समय में आया था। और इसको खत्म किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पाइका विद्रोह के बारे में बात की गई है। पाइका विद्रोह आपका कब प्रारंभ हुआ था बोला गया है? 1815, 1817, 1819, 1821। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? बी आपका सही उत्तर है, 1817 में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम पाइका की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ आपको। पाइका उड़ीसा के जो पारंपरिक आपके जो सैनिक होते हैं उनको कहा जाता है। जब भी युद्ध काल होता है तो वो सैनिक की तरह कार्य करते हैं और शांति काल में वो पुलिस का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है, 1817 से 1825।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना वर्ष 1895 में की गई थी। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना था। बोला गया है कौन सा कथन आपका सही है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी का, वो बिल्कुल सही दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना था। बिल्कुल सही है ये। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ये स्टैब्लिश 1895 में हुआ था, ये आपका गलत है। अगर हम देखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ध्यान दीजिएगा 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, तथा अगर हम भारत में देखेंगे तो 1886 में, ठीक है, चेन्नई में भारत में हुई थी। तो यहां पर याद रखिएगा आप। और बाद में आपको पता है कि एनी बेसन भी थियोसोफिकल सोसाइटी में जाकर जुड़ी थी। अच्छा, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसके फाउंडर एनी बेसेंट थी। नहीं, उसकी फाउंडर एनी बेसेंट नहीं थी, ये चीज याद रखिएगा। इसकी मेंबर थी लेकिन इसकी फाउंडर नहीं थी। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। यहां पर जब भी हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो आप ब्लावस्की का नाम याद रखेंगे और आलकाट का नाम याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? बी है। ठीक है, खाली दूसरा ही स्टेटमेंट आपका सही है। यहां पर देखिए क्लास, अगर हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की याद रखिए, पेपर में ब्लावस्की दिया रहता है, और आपके आलकाट, ये दोनों इसके संस्थापक थे। एनी बेसेंट बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न आज की क्लास में आपके अच्छे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बात की गई है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इनिशियली इट्स नेम वाज पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस। आरंभ में इसका नाम पंजाब हिंदू सम्मेलन था। तो क्या सही है आपका? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना क्यों की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 1909 में मुस्लिम लीग की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई थी। ये है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, 1909 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी, याद रखिएगा। उसी को चुनौती देने के लिए 1909 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी आरंभ में, मतलब इनिशियली इसका नाम क्या था? पंजाब हिंदू सम्मेलन था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। बाद में 1915 में इसका नाम बदलकर हिंदू महासभा रखा गया तथा 1921 में भारतीय हिंदू महासभा हो गया और पंडित मदन मोहन मालवीय को इसका संस्थापक माना जाता है। तो सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया? तो बताइए, अकबर ने किया, अलबुर्क ने किया, पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? अभी मैंने आपको बताया है लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा सहयोग था। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो यहां पर सती प्रथा से रिलेटेड कौन कौन होगा? देख लीजिए, ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही उत्तर है? समय ले लीजिए क्लास, सोच लीजिए, मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूं। यहां पर आपका उत्तर है डी, तीनों का सहयोग था, याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। भारत में मुगल बादशाह अकबर व पेशवा के अलावा ईस्ट इंडियन कंपनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए थे, परंतु इस पूरी प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय किसको जाता है? पूरी तरीके से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया था? याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय ने उनकी जो पत्रिका है संवाद कौमुदी, परीक्षा में पूछा जाता है संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? तो आप बताएंगे किस
राजा राम मोहन रॉय की संवाद कॉमेडी के माध्यम से इन्होंने बहुत विरोध किया था सती प्रथा का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, राधा कामदेव तथा महाराजा बालकृष्ण बहादुर ने राजा राम मोहन रॉय की नीतियों का विरोध भी किया था। ये तो सही बात है। ठीक है, इन्होंने इनका विरोध किया था। तो यहां पर आपको पता है, जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते तो ब्रह्म समाज की बात हम करते हैं ना, आत्मीय सभा की हम बात करते हैं, याद रखिएगा। और ये राधा कामदेव की जब हम बात करते तो हम धर्म सभा की बात करते हैं। तो यहां पर सारे ही पॉइंट्स आपके लिंक्ड हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि तीनों का सहयोग था। चलिए 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। साइमन कमीशन से रिलेटेड प्रश्न है। वीडियो को पॉज करना चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं। पहला दिया गया है, इसे हम श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इसमें सुझाव दिया गया कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किए गए द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात कही गई। तो आप मुझे बताइए, इसके पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपको बताया है, जब साइमन कमीशन भारत आया तो हर जगह गो बैक साइमन काला झंडा दिखाया जा रहा था और नारा लगाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे, सब यूरोपियंस थे। इसी वजह से हम साइमन कमीशन को क्या श्वेत कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और साइमन कमीशन की घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। ये बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं, जब एक्ट आया था 1990, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसमें ही बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो कि 1999 के जो एक्ट के प्रोग्रेस को चेक करेगा। जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 वाला, उसमें ये चीज बोली गई थी कि 10 साल बाद एक कमीशन का गठन होगा। लेकिन आप देख रहे हैं 10 साल ही 7 ही साल में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया है। तो इसमें जो लिखा गया है कि इसमें सुझाव दिया गया कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई है उसको समाप्त कर एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन का पर्पज ही था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 इंडियन एक्ट को वो करना, चेक करना, ठीक है, रिवाइज करना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। और अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि इसकी घोषणा तो की गई थी 8 नवंबर 1927 को, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो आप याद रखेंगे 27 मई 1930। ठीक है, 1930। ये आपका कौन सा समय चल रहा है? जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी के संदर्भ में चीजों को बोला गया है, कथन कारण आपको दिया गया है, पढ़िए। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर 1884 में की गई थी। दूसरा है यहां पर लिखा है 1984, तो बहुत ही वो हो गया। में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। चलिए बताइए क्लास, कौन सा आपका सही है? कंफ्यूज मत होइएगा, ए और बी की बात की गई है। तो मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूं। यहां पर देखिए, सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना 1884 में नहीं 1784 में की थी। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा जो दिया गया है 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त कराया गया। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर हम व्याख्या पढ़ भी लेते हैं एक बार। पूरे एशियाई महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र, ठीक है, केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में। दोनों ही नाम परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोसाइटी का नाम पिछले 2 शताब्दियों के दौरान कई बार बदलाव से गुजरा, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
और जुलाई 1952 में इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा और 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त कराया गया। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया है, मतलब ये प्रश्न नहीं लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था ये चीज। तो अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हुई है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत को आजादी मिली थी? तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो जेबी कृपलानी होगा, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। 30 प्रश्न को देखते हैं, ये इकोनॉमी का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था का जीएसटी से रिलेटेड है। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ या एक प्रत्यक्ष कर है? तो बताइए सही स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, सही स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है बताइए। क्लास, क्या जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप समझते हैं ना। डायरेक्ट टैक्स जो आप से डायरेक्टली लिया जाता है, आपका इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है, आपसे डायरेक्टली लिया जा रहा है। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं, जीएसटी आपकी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दूसरा तो आपका गलत हो गया, ठीक है। और यहां पर जो दिया गया है ये आपका इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2015 से, नहीं 2017 से। तो यहां पर आपका दोनों ही इनकरेक्ट हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 दोनों आपका इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं 31। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात की गई है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। तो पढ़िए, यह ऐसी स्थिति है जब तैयार माल की अपेक्षा कच्चे माल पर टैक्स कर दर अधिक होता है, इसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? देखिए क्लास, समय ले लीजिए, पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिए, तब मैं आपको बताऊंगी। तुरंत नहीं बताऊंगी, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यह ऐसी स्थिति है जब तैयार माल की अपेक्षा कच्चे माल पर टैक्स दर अधिक होती है, तो ये आपका सही है। जैसे अगर हम टायर उद्योग देखेंगे, टायर इंडस्ट्रीज, तो वहां पर जो खरीदा गया जो रबड़ है, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है, अगर हम, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 10% टैक्स लगता है, ठीक है। तो आप रबड़ पर 10% टैक्स दे रहे हो, और जब आपका प्रोडक्ट जो टायर है रबड़ से बन रहा है वो आपका बनकर तैयार है, तो उस पर टैक्स 5% का लग रहा है। तो यही चीज बोली गई, या ऐसी स्थिति जब तैयार माल मतलब टायर की अपेक्षा कच्चे माल मतलब रबड़ पर टैक्स दर अधिक है। ये बिल्कुल सही है। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती नहीं, इससे रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। यहां पर घरेलू उद्योग को नुकसान क्यों पहुंचेगा? क्योंकि लोग कहेंगे ना कि कच्चे माल के स्थान पर हम रबड़ खरीदे, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर हमको उस पर कम टैक्स हो, इससे अच्छा हम सीधे प्रोडक्ट खरीदे, सीधे टायर ही खरीद लें। समझ में आ रहा है? इससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल का आयात प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, जो रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका गलत है। सेकंड प्रश्न को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडी। सब्सिडी से रिलेटेड प्रश्न है आपका, तो आप इसको पढ़िए। यह आर्थिक सहायता या कर कटौती के रूप में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करना। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए?
ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास? ये एक आसान सा प्रश्न है। आप ये मत देखिए कि प्रश्न लेंदी है या फिर इकोनॉमी का प्रश्न है तो डिफिकल्ट होगा। असल में जानते हैं होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये भी बना के चलते हैं कि इकोनॉमी का तो प्रश्न हमसे नहीं लग पाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लेंदी प्रश्न होगा तो हम नहीं लगा पाएंगे, जो हम नहीं पढ़े वो हम नहीं कर पाएंगे। प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा समझदारी से प्रश्न को पढ़िए और समय दीजिए, प्रश्न हल होता है। अगर वो जनरल स्टेटमेंट होता है तो वो हल हो जाता है। जब डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष में लागू हुआ या किस वर्ष में ये आया, ठीक है, तब मैं कहती हूँ वो प्रश्न डिफिकल्ट होता है। या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, या तो सीधे छोड़ दीजिए। पढ़ते समय नहीं आता है, नहीं पढ़े हो तो छोड़ो उस प्रश्न को, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसे प्रश्न अगर हैं, भले वो इकोनॉमिक्स के ही हैं, ठीक है, तब भी आप उनको लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आपसे बोला गया है एक बार, तो यह आर्थिक सहायता या कर कटौती के रूप में प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। सब्सिडी आप देखते हो, गैस पे सब्सिडी दी जा रही है, हाउस लोन पे सब्सिडी दी जा रही है, तो ये एक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करना है। ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कितनी जनरल स्टेटमेंट है क्लास, दोनों में ही हम सहायता की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को ही तो सब्सिडी दी जाती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 33वां प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया गया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सेबी की बात की गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, बताइए। दूसरा है, यह भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? जब हम सेबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1988 में हुई थी, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और यह भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है, ये भी आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एक आसान सा प्रश्न था क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, पूर्ण पाषाण युग में मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वह कृषि था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यहाँ पर आपको बताना है कौन से सही है। देखिए, पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें, पैलियोलिथिक एज की हम बात करें, तो पैलियोलिथिक एज में लाइवलीहुड का जो मेन आधार था वो आपका एग्रीकल्चर था, जीविका का मुख्य आधार कृषि था। अरे पैलियोलिथिक एज में कृषि के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर का यूज करके जानवर को मार के उनके मांस को खाते थे लोग उस समय। बाद में आगे चल के नियोलिथिक एज आई तो यहाँ पर कृषि आपका मुख्य, कृषि जो था वो आधार बन गया जीविका का। जब कृषि करने लगे ये लोग, अब आप खुद सोचिए, जब कोई किसी को, अब आप ऐसे सोचिए, जब मनुष्य को यही नहीं पता था कि कृषि होती या क्या होती है, तो उसको अपने पेट भरने के लिए या तो वो फल खाएगा या तो किसी बड़े जानवर को मार के फिर उसको, उसके मांस को खाएगा, ठीक है। तो जंगल जंगल ये लोग भटकते रहते थे, कहीं पे ये सेटल्ड नहीं रहते थे। जब हम पूर्व पाषाण युग की बात करते हैं, उस युग में लोग बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे और जानवरों को मारते थे, उनको खाते थे, फिर दूसरी आगे चलते थे, कोई गुफा दिखती थी वहां पर रुक जाते थे, वो घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन जब ये लोग कृषि करने लगे, अब कृषि एग्रीकल्चर करने लगेंगे तो इनको एक जगह रुकना पड़ेगा ना कृषि के लिए। अब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाया फिर घूम गए फिर दूसरी जगह गए, नहीं, तब ये एक जगह सेटल होने लगेंगे। और ये सब किसकी विशेषता है? नियोलिथिक एज की विशेषण, नव पाषाण काल की, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर कृषि मुख्य वो था नहीं, यहाँ पर ये लोग हंटिंग करते थे, ये चीज याद रखिएगा। आग के आविष्कार की अगर हम बात करें तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि नहीं था, क्या था मुख्य आधार? शिकार था। तो यहाँ पर आपका पहला गलत है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये आपका सही है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नव पाषाण में हुआ है। मैंने आपको बताया जब कृषि करेंगे तो पहिए का आविष्कार होगा, ठीक है, ये लोग खाना पका के खाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है? कुत्ते को पालना शुरू करेंगे, पालतू जानवर रखना शुरू करेंगे, ये सब नव पाषाण काल के लोग हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लो, जब हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो इनका कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। ये जानवर मारते थे, जहां जानवर मारते थे भटकते भटकते जाते थे, खाते थे, फिर किसी पेड़ पे या किसी गुफा में जाके सो जाते थे। फिर जब नींद खुलती थी चलते थे, भूख लगती थी जानवर मारते थे, खाते थे, ऐसे ही चलते जाते थे, चलते जाते थे, चलते जाते थे। यहाँ पर अगर आप पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले जो इनके वेपन्स हुआ करते थे वो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। बाद में आगे चल के इनके पत्थरों की साइज छोटी होने लगी, छोटी होने के साथ साथ इनके पत्थरों की साइज जो थी वो नुकीली होने लगी। तो धीमे धीमे ये चेंजेस दिखे। जो पहले बड़े बड़े पत्थर का यूज होता था वो छोटे छोटे पत्थर हुए, फिर नुकीले पत्थर हुए, जिसको कि हम कहते हैं माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर नियोलिथिक एज आता है जिसमें ये परमानेंट घर बनाकर, शेल्टर बनाकर रहने लगे, कृषि करने लगे, पालतू जानवर पालने लगे। ठीक है, और आपको पता है कृषि का प्रथम उदाहरण अगर हम देखेंगे तो हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोहलीडीहवा का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से आटा पीसने के 2 पाठ प्राप्त हुए हैं। तो आटा पीसने का कहां से पाठ प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, सुक्ता के डोर से, सुकांगडेरो से, रोपड़ से या फिर लोथल से? बताइए। तो आटा पीसने के लिए चक्की मतलब 2 पार्ट, इसका आपको एविडेंस मिलता है लोथल से। गोदीवाड़ा की बात करेंगे तो गोदीवाड़ा का भी एविडेंस हमें कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप डी आपका सही उत्तर है। तो क्लास आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। प्रश्न भी अच्छे थे। आपको टेस्ट कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हुई हो तो वो भी बताइएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्रश्न को हिंदी में पढ़िए, तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ने का। वैसे मैं ज्यादा फोकस हिंदी में ही करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत होती है, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर कर लूंगी। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी आपको टेस्ट में? टेस्ट सही लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर मैं आपसे कहूंगी कि अपने पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है क्लास, आप परिश्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप संतुष्ट होंगे, और जब आप संतुष्ट होंगे तो आप खुश होंगे। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट थोड़ा भी सिंसियर होते हैं पढ़ने में, वो जिस दिन नहीं पढ़ते हैं, अगर उस दिन एक दिन उनका ऐसा निकल गया कि उस दिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनको रात भर रिग्रेट रहता है कि आज मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया। उनको कोई दूसरी चीज इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी खुशी उनको उनकी पढ़ाई देती है। ये बहुत बड़ा सच है। अगर वो पढ़े रहते हैं, उनका पहले दिन का, दूसरे दिन का टारगेट उनका कंप्लीट हो गया, आज का जो मेरा टारगेट था, लक्ष्य था कि मुझे इतना पढ़ना है, तो वो बहुत खुश रहेंगे। और अगर वो कुछ नहीं पढ़ पाए पूरे दिन, तो पूरे दिन वो दुखी रहेंगे। तो इसलिए पढ़िए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। अपने पे विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़िए, समय को मत बर्बाद करिए। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो टीम को या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें, आप सब में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। और इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।